Hello everyone, welcome to my channel. So in this part we are going to complete this question paper और इसमें हम करेंगे next 25 questions. तो पहला question है, in his support the auditor gives his, अपने support में auditor क्या देता है? Judgment देता है. In report में क्या देता है? Judgment देता है, opinion देता है, guarantee to correctness of accounts देता है, guarantee देता है, या ये सारी चीज़ें देता है, all of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपनी ओपिनियन देता है. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 द ऑडिटर डज नॉट हैव द राइट. यानी कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ऑडिटर को किस चीज़ का राइट नहीं होता है? टू साइन द ऑडिटर रिपोर्ट, इसका तो उससे अधिकार होता है. टू सी द बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, और वो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट भी इन्हीं सब चीज़ों को देख के बनाता है, तो इसका भी उससे राइट होता है. टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. और लास्ट है टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट. तो वो किसी रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कर सकता है. तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इसका. क्वेश्चन नंबर 103 कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दी हुई हैं. The correct sequence in which the auditor prepares the document. तो पहले ऑडिटर क्या बनाता है, फिर क्या बनाता है. ठीक है, तो ऑडिटर को सबसे पहले क्या बनाने की ज़रूरत होगी? ऑडिट प्रोग्राम. पहले वो प्रोग्राम क्रिएट करेगा. देन ये हो गया फर्स्ट. उसके बाद में वे ऑडिट नोटबुक बनाएगा, ये सेकंड हो गया. फिर वो ऑडिट फाइल्स प्रिपेयर करेगा. सबसे लास्ट में वो रिपोर्ट बनाता है. तो ये हो गया 4. तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया? CBDA. CBDA. तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू ऑडिट विल बी. तो इसका भी हमें सीक्वेंस देखना है कि क्या होता है. तो इसमें सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट है, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट है, नॉलेज अबाउट बिजनेस, इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग ऑडिट क्लर्क्स. तो ये तो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि डिवीजन बाद में होता है. वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट सबसे पहले होगा. तो हम पहले देख लेते हैं किसमें फर्स्ट और फिफ्थ लास्ट में है. इन दोनों में ही है, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में. नहीं, हाँ ठीक है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा. इसका सीक्वेंस करेक्ट है. वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ये फर्स्ट होगा. फिर स्कोप ऑफ ऑडिट चेक किया जाएगा. देन नॉलेज अबाउट बिजनेस, इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट्स, फिर उनको डिवीजन किया जाएगा वर्क का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर्स विच कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट वर्क डन आर द प्रॉपर्टी ऑफ. जिसमें ऑडिट वर्क किया गया है वो पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? तो ऐसे पेपर्स प्रॉपर्टी होते हैं ऑडिटर की. तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. ठीक है ना, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है और कंपनी की नहीं है तो ये भी नहीं, हम बोथ भी नहीं कह सकते, और कंपनी लॉ बोर्ड की भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन. इसमें से कौन सा एक अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है? कॉन्सिस्टेंसी होता है, फुल डिस्क्लोजर होता है, मटेरियलिटी भी होता है, सीक्रेसी नहीं होता है. सीक्रेसी कोई ऑप्शन नहीं है इसका. तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा. ठीक है, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिस टेलीफोन इज. ऑफिस टेलीफोन को यूज़ करना क्या है? इसमें से एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर है, एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी है, या नन ऑफ दीज. डोमेस्टिक यूज़ वैसे होता है एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी, लेकिन इसकी जो की थी आंसर की थी उसमें नन ऑफ दीज दिया है, तो हम नन ऑफ दीज ही मान लेते हैं. अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 8 and 18 शैल बी. तो इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जितनी भी डिजिट है उतना रूट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा 144 और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप ट्रू, इसमें से कौन सी रिलेशनशिप ट्रू है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जब हम मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ओपन एंड क्लासेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओपन एंड क्लासेस के लिए कौन सी डिस्पर्शन की मेजरमेंट सबसे एप्रोप्रिएट होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे एप्रोप्रिएट होती है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑफ बैंक इज रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स। जब सेंट्रल बैंक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को रिड्यूस कर देगी तो क्या होगा इसमें से। गवर्नमेंट कैन बोरो मोर फंड, क्या गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा फंड्स बोरो कर सकती हैं या ज़्यादा सिक्योरिटीज सेल कर सकती हैं बैंक्स को, या प्राइवेट सेक्टर विल बी एबल टू गेट लेस क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, या गवर्नमेंट विल बी एबल टू सेल लेस सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट लेस सिक्योरिटीज अब बैंक्स को दे पाएंगी कंपेयरिंग टू बिफोर, पहले जितना वो कर सकती थी। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल इंक्लूड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फंक्शन का मॉडल है, एक क्लासिकल मॉडल है और एक न्यू क्लासिकल मॉडल है। तो ऑप्शन विल बी ए एंड सी। सो आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। लॉन्गर पीरियड में इलास्टिसिटी कैसी होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है। तो ऑप्शन मोर इलास्टिक, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन। प्रोडक्शन फंक्शन किसके बीच में रिलेशन दिखाता है। प्रोडक्शन फंक्शन ये दिखाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इनपुट्स हम किस किस रेशियो में लगा के कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट नहीं है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई नहीं है। ऑप्शन 4 इनपुट एंड आउटपुट करेक्ट होगा। 115 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक। इसमें से कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी कौन सी नहीं है। तो शेयर कैपिटल होती है, बैलेंस विद सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनक्लेम्ड डिविडेंड्स शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग ऑफ, यानी कि ऐसे डिविडेंड्स जो अभी तक क्लेम नहीं किए गए हैं वो किस हेडिंग में बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। तो उनको शो किया जाएगा करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में। क्वेश्चन नंबर 117 है द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। इसको किसके रिलेशन में, इस टर्म को किसके रिलेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट, पेटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 31 दिसंबर 2007 द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म वर, यानी कि असेट्स, ये असेट्स हैं एंड ये लायबिलिटीज़ हैं। द फर्म वॉज डिजॉल्व एंड सम ऑफ 60 पैसे पर रुपी वॉज पेड टू द क्रेडिटर्स, यानी कि 60% मान के चलिए इसको, जो कि क्रेडिटर्स को पेड किया गया है। लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज, तो लॉस कितना होगा। तो इसके लिए हमें 30,000 का, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज़ है, इसके लिए हमें इसका 60% फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 18,000। अब 40,000 हमारे पास असेट्स है 40,000, जब हम इसको 40,000 में से माइनस करेंगे तो लॉस आएगा 22,000। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 22,000। क्वेश्चन 19 है, 119 है, ये यहाँ पे इरेज हो चुका है। द रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द इशू ऑफ शेयर शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सेल्स आर 18,000, सेल्स कितनी है 18,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 है, नेट लॉस 1,000 है, द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो ये यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और इसी साइड पे लॉस है तो लॉस इसी साइड पे आएगा। तो हमारा एक्सपेंस कितना होगा, इस साइड जो भी होंगे वो एक्सपेंसेस होंगे, तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो 6,000 आ जाएगा दोनों को इक्वल करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ऑप्शन 2 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी डज नॉट, प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती है इसमें से, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, यस वो रेस्ट्रिक्ट करती है, तो ये तो करेक्ट हो गया। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स को लिमिटेड करके रखती है, यस ये भी ट्रू है। अपॉइंट्स ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट्स कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है पूछा है, पब्लिकली इनवाइट सब्सक्रिप्शन टू शेयर, तो पब्लिकली सब्सक्रिप्शन को इनवाइट नहीं कर सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो कैश क्या है, कैश है करंट असेट्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, मशीनरी एंड प्लांट है फिक्स्ड असेट्स, ये दो चीज़ें तो कंफर्म है। प्रॉफिट क्या होता है, फिक्टिशियस असेट्स होती है या डिस्काउंट। चलिए ए का 4 और डी का 2 हम चेक कर लेते हैं किसी में। ए का 4 इन दोनों में है, इन दोनों में है, एंड सी का 2 इन दोनों में है, सॉरी इन दोनों में ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। बी का 1, सी का 3। प्रॉफिट को इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड किया जाएगा और सी एक फिक्टिशियस एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक परचेसेस इतने हैं, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, तो अमाउंट ऑफ सेल्स क्या होगा, अमाउंट ऑफ सेल्स। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे जिसमें ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस को ऐड किया जाएगा। जब हम इनको इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,10,000, राइट 1,10,000, और जब हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे यानी कि 29,000 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 81,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 10% ऑफ सेल्स, ठीक है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 81,000 इज इक्वल टू, मान लिया कि सेल्स है x, तो x माइनस 10%, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा, आप इसको करके देख लीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा इधर, और 10 माइनस 1 हो जाएगा 9x अपॉन 10, और जब हम x को इस साइड रखेंगे और 81,000 को 10/9 करेंगे, 9 9 जा 90,000 आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन 4 19,000 करेक्ट आंसर होगा, तो हम इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ, एक किसी पार्टनर के रिटायर होने पे जो गुडविल की अमाउंट है वो किसके अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, तो वो सारे ही पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Next question is, if the rate of gross profit is 25% of sales and the total cost of goods sold is 1 lakh, the amount of gross profit will be, तो जैसे अभी हमने देखा कि cost of goods sold is equal to sales minus gross profit, तो हम इसके लिए 1 लाख को इक्वल रखेंगे, माना कि सेल्स इज x, देन प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा 25% ऑफ x, तो x बाय 4 हो जाएगा, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4x, तो 3/4x इज इक्वल टू आएगा 1 लाख, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,33,000
333 ऐसे आएगा। तो ये तो हमारी सेल आ गई, लेकिन हमें क्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो सेल में से जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, दैट इज़ 33,333। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।